स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, तो कुछ रिजल्ट स्टार्ट किए थे हमने, बहुत बेसिक है। अभी तो आज का लेक्चर भी बेसिक में ही जाएगा, के बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा हाई लेवल पे। ओके, कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं अपने, जो आपको पता होना ज़रूरी है। पहला देखा हमने कॉम्पिटिटिव लॉ, वो हमने समझ लिया था क्या होता है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉज। एसोसिएटिव लॉज, फर्स्ट क्या होगा सबको पता ही है, इसमें भी ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी के। एंड सेकेंड वन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ओके, तो पेयर बनाने हैं, पहले ए यूनियन बी का यूनियन करेंगे, उसके साथ जो हमें सेट मिलेगा उसके साथ हम सी का यूनियन करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ए यूनियन बी करो या पहले बी यूनियन सी कर लो, फिर उसके साथ ए का यूनियन करो, आपको आंसर सेम मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए भी है। दिस इज आवर एसोसिएटिव लॉज। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। फर्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन दोनों के साथ करेंगे, बी के साथ भी किया और सी के साथ भी किया, और बीच में ये वाला ऑपरेशन बीच में आ जाएगा। दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, कुछ गड़बड़ हुई, इंटरसेक्शन में यूनियन आएगा यहाँ पर, सॉरी, दोनों इंटरसेक्शन कैसे यूनियन, सो यहाँ पे भी हटाओ इसको, ए यूनियन बी आएगा, यूनियन आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन करेंगे बी के साथ और सी के साथ, ठीक है, यूनियन बी यूनियन सी, और ये वाला ऑपरेशन बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉज क्या है? डी मॉर्गन, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकंड है, ये सब आपको लिख के रखने हैं भाई, छोटी छोटी चीजें। आपको लगता है कि क्या लिखवा रहे हैं, हमको आता है, पता है सब, लेकिन दो लेक्चर में आपने देखा होगा सारी चीजें हमने वही करी जो आपने कभी नाम सुना होगा, कभी की होगी। स्टिल उन सब में से कुछ ना कुछ ऐसा निकला जो आपको नहीं आता था। ठीक है, तो हर चीज का परफेक्शन नहीं है, कुछ ना कुछ चीजों में बहुत कमी रह चुकी है आपने, कुछ लूप होल्स हैं, तो उनको हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें लिखते जाओ, इन सब चीजों का इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कुछ कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, इनडायरेक्टली इनका यूज होता है लेकिन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये सारे ऑपरेशन की हम बात कर चुके हैं, तो फिर से इन सब के बारे में कुछ बोलने का मतलब नहीं है। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट सब पता है हमें क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं। ठीक है, सो लिख लो इसको फटाफट। हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कुछ और रिजल्ट देख लेते हैं अपने, जैसे कि फिफ्थ वन,
फर्स्ट रिजल्ट ए माइनस बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा ये? ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। सही है कि गलत है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, सही है कि गलत है? कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना? ठीक है सर। ठीक है। अच्छा विधि, तुम्हें क्या सर लगता है? इंटरसेक्शन आएगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन ए माइनस सी। क्यों यूनियन नहीं आएगा यहाँ पे? यूनियन है, इसको बीच में नहीं लाएंगे? या फिर ये तो करते आ रहे हैं हम इतनी देर से, तो यूनियन नहीं आएगा? सृष्टि, यस सर। तुक्का मारा? नहीं सर, पर रीजन पता नहीं है इसका। रीजन पता नहीं है इसका? अरे रीजन में क्या है, रीजन पता कर लो। सर इंटरसेक्शन ही आएगा। वो तो तुम्हें मेरे बोलने के तरीके से लग गया होगा। ये मान लो 3 सेट लिए हमने, ए बी सी। बी, अब ये वाला क्या है, ये क्या सेट है वो पता करते हैं, देखते हैं अपने। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या होगा? ये पूरा, पहले पूरा बी आ जाएगा और इसके साथ में पूरा सी आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका बी यूनियन सी। अब इसको ए में से माइनस करना है, मतलब ए के अंदर बी यूनियन सी के जितने एलिमेंट है उसको निकाल दो, तो क्या निकलेगा? ये वाला पोर्शन निकल जाएगा। रेड रेड हो गया, एक सेकंड। ये वाला पोर्शन पूरा निकल जाएगा ये। ठीक है, ये वाला पोर्शन, क्योंकि यही तो ए के अंदर जो बी यूनियन सी का पोर्शन है वो यही है। इसको निकलने के बाद क्या बचेगा आपके पास? तो ए माइनस बी यूनियन सी क्या है? ये ए में से बी यूनियन सी का पोर्शन निकाला तो क्या बचा? ये। ठीक है, अब ए माइनस बी क्या होता है? दूसरा ग्राफ बना के देखो, चलो। ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा? ये मेरा ए है, दिस इज बी, दिस इज सी। व्हाट इज ए माइनस बी? ए में से बी का पोर्शन निकालूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास? ये ए में से बी का पोर्शन निकाल रहा हूं, तो ये वाला पोर्शन, सी का पोर्शन भी आ जाएगा थोड़ा। उसके बाद ए माइनस सी, ए माइनस सी क्या है? ए में से सी का पोर्शन निकाल दो तो क्या बचेगा? ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन करने को बोला हुआ है यहाँ पे, तो अगर यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा? रेड का और ग्रीन वाले का पोर्शन का यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा? ए माइनस बी वाला पोर्शन मिल जाएगा पूरा का पूरा, है कि नहीं? क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? इक्वल नहीं है। वेन डायग्राम इसीलिए सीखा है ताकि चीजों को अच्छे से देख पाओ। तो तुम्हें कौन सा पोर्शन लेना है? ये वाला पोर्शन लेना है, सिर्फ ये वाला, यही पोर्शन तुमको निकाल के लाना है। तो कैसे निकलेगा ये? यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर दो, क्या आएगा? यहां पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर दो, अब मिल जाएगा। ग्रीन और, यहां पे देखो, इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, यहां पे ग्रीन और रेड वाले का इंटरसेक्शन क्या होगा? यही होगा जो यहां पे है, राइट और रॉन्ग? ठीक है, सो हमारा इंटरसेक्शन आएगा, यूनियन नहीं आएगा। यहाँ पे यूनियन था लेकिन स्टिल यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन का है। तो ऊपर वाला इतना हम करते हुए आ रहे हैं, तो वहां से ऐसा आइडिया नहीं लगा लेने का कि सर उसमें ऐसा ही था, ऊपर जो आपने पढ़ाया इसमें, ये देखो सब में ऐसा ही हो रहा है। इसका इसके साथ क्या है? बी वाला बीच में आ जाता है बार बार, ये वाला बीच नोटेशन बीच में आता है, ये बीच में आ गया, तो मतलब सर हमें लगता है कि यही होगा। ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। और यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट में भी ऐसा ही था, यूनियन का इंटरसेक्शन हो गया और इंटरसेक्शन का यूनियन हो गया। तो चीजें याद रखने की, कॉम्प्लीमेंट में और सब्ट्रैक्शन में चीजें उलट जाती हैं।
ठीक है सरफराज, यस सर। वेन डायग्राम आता है फिर भी ऐसी गलती, तुम बोल रहे थे हाँ सही है। सर, हाँ हाँ सर, गलती हो रहा है सर। हाँ ध्यान रखो, दुर्घटना क्या कहते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ सर। ओके अटेंटिव। ठीक है चलो अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आप अपने आप कर सकते हो ऐसे। इसीलिए देखो वेन डायग्राम किया तो बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज समझ में आई ना। वेन डायग्राम से चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आती हैं, सिंपली लॉजिक से बताना शुरू करता तो मैं पागल हो जाता, आपको समझ में ही नहीं आता, और यहाँ से चीजें इजीली क्लिक हो जाती हैं। इसी तरीके से तो दूसरा वाला है वो भी ऐसा ही होगा, सेकंड ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या होगा ए माइनस बी, फिर इंटरसेक्शन आएगा यूनियन आएगा ए माइनस सी। ठीक है क्लास रिजल्ट सिक्स्थ वन, इफ ए बी एंड सी if A, B and C are subsets of universal set U, then first one, number of elements in A union B is actually is equals to number of elements in A plus number of elements in B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। बचपन में करते आ रहे थे इसको, ठीक है। क्यों माइनस होता है ये यहाँ पे ऐसा ही है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, हम ए और बी के एलिमेंट्स को मिला देते हैं। हाँ तो वही हुआ ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी जोड़ दो उसको। ए में अगर मान लो 10 एलिमेंट है, बी में 5 एलिमेंट है, तो दोनों को मिला के तो ये निकालेंगे तो 15 एलिमेंट होने चाहिए ना। ये सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं अपने, सिम्मी क्या लगता है तुम्हें, सब्ट्रैक्ट क्यों किया हमने? बहुत गजब की नॉइस आ रही है तुम्हारे वहां से, कौन बताएगा? विधि तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं सर, वो पहले पढ़ने में आया था तो पढ़ लिया था। अरे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि क्यों माइनस कर रहे हैं इसको। सर ये 2 टाइम्स ऐड हो रहा है ये वाला पोर्शन, इसलिए वेरी माइनस गुड किया। गिनती, वेरी गुड। सर 2 बार काउंट हो जाएगा। तो कोई एलिमेंट 2 बार काउंट हो जाएगा। ए बी दो अलग अलग सेट लेते हो आप, जब ए बोलोगे तो ए के अंदर कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला, ये पूरा ए है। जब आप बी बोलोगे तब कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला। तो जब आपने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो ये सारे के सारे एलिमेंट काउंट कर लिए जो रेड में थे। फिर आपने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो फिर से आपने सारे के सारे एलिमेंट काउंट कर लिए। तो ये जो पोर्शन है जो बीच में आता है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन 2 बार काउंट हो चुका है। और ये वाला पोर्शन कौन सा है तुम्हारा, ए इंटरसेक्शन बी है ये। इसलिए क्योंकि ये 2 बार काउंट हुआ है, इसलिए हमको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, उसमें से एक बार हम ये इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सेकंड रिजल्ट, अब ये 2 का था। इसी तरीके से अगर हम 3 सेट लेते हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल होगा बताओ? सर जितना भी कॉमन जगह मिलेगा वो उसको मतलब सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, बड़ा होगा। हाँ तो तुम बताओ, मैं लिखता हूँ, बताओ। एन ऑफ ए हाँ प्लस एन ऑफ बी हाँ प्लस एन ऑफ सी हाँ माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हाँ माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी
हाँ माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, हाँ और पूरा 3 सेट लेके एक साथ होगा सर। और अ, माइनस या प्लस? प्लस होगा सर, प्लस होगा सर, प्लस। प्लस क्यों होगा। प्लस होगा? क्योंकि सर ये वाला ऐड इन हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऐड हुआ था, यहाँ कट गया है, ऐड होगा। बिल्कुल सही है। देखो, अगर हम 3 एलिमेंट लेते हैं, तीन एलिमेंट नहीं, 3 सेट लेना पड़ेगा भाई। अगर हम 3 सेट लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या होगा? ये होगा, ये पूरा ए है। फिर बी के एलिमेंट्स कहां पे हैं? ये है पूरा बी। फिर सी के एलिमेंट्स कहां पे मिलेंगे आपको? ये है सी। ये पूरा सी है, ठीक है। अब आपने क्या किया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड कर दिया। जब तीनों को ऐड किया तो पूरा का पूरा पोर्शन ऐड हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐड होने के टाइम पे आपने देखा होगा कि ये जो पोर्शन है बार बार ऐड हो रहे हैं, ये वाले। कौन से कलर लो? सब लाइट पड़ेगा। ये वाला जो पोर्शन है ये बार बार ऐड हो रहा है, तो इसको हमको एक ही बार ऐड करना है, एक ही चीज को बार बार तो करना नहीं है। तो जो कॉमन वाला पोर्शन उसको निकाल देंगे। आपको कलर से दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पोर्शन है वो ब्लू और रेड है। ब्लू और रेड वाला पोर्शन कौन सा है? ये वाला पोर्शन, ये पूरा ब्लू और रेड में आता है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे? ये कौन सा? ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने क्या किया? ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दिया, इसको निकाल दिया, पूरे को निकाला तो ये पूरा निकल गया अभी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। फिर हमने क्या किया? बी इंटरसेक्शन सी को निकाल दिया। येलो कलर सूट नहीं कर रहा, कोई दूसरा कलर मिल ही नहीं रहा है, कौन सा सही रहेगा? रेड जैसा है ये भी। कलरों की कमी पड़ गई भाई, क्या करें? यही ठीक है। सो ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन ब्लू जैसा दिख रहा है, ये पूरा हमने निकाल दिया ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने क्या किया? बी इंटरसेक्शन सी निकाल दिया, जो कॉमन यहाँ पे ग्रीन और रेड, ये 2 बार काउंट हो रहा था, तो इसको भी निकाल दिया हमने, ठीक है। फिर हमने किसको निकाला? सी इंटरसेक्शन ए को निकाला। सी इंटरसेक्शन ए क्या है? ये वाला पोर्शन, इसको भी निकाल दिया। तीनों निकाल दिया हमने। तो तीनों निकाले तो क्या बचेगा अब अपने पास? ये जो आप देख रहे हो, ये जो पोर्शन है, कौन सा वाला पोर्शन? ये वाला पोर्शन, ये 2 बार काउंट हो रहा था, ठीक है। जब ए को काउंट किया तब भी ये वाला पोर्शन आ गया, बी को काउंट किया तब भी ये वाला पोर्शन आ गया, और जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी को निकाला तो एक बार ये पोर्शन निकल गया, एक बार ये पोर्शन निकल गया, तो एक बार बचा आपके पास। तो ये पोर्शन पूरा एक बार काउंट हुआ। कौन सा वाला पोर्शन? ये पूरा पोर्शन एक बार काउंट हुआ सिर्फ, ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन। नाउ फिर आपने जब बी इंटरसेक्शन सी को निकाला, उस टाइम ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये पूरा 2 बार काउंट हुआ था, ठीक है। सो इसको निकाला तो ये जब बी काउंट किया तब भी आया, सी काउंट किया तब भी आया। जब इसको निकालोगे, एक बार निकाल दिया तो 2 बार काउंट हो रहा था, तो एक बार बी इंटरसेक्शन सी निकाला तो एक बार बच गया ये वाला पोर्शन, ठीक है। और सिमिलरली ये सी इंटरसेक्शन ए निकाला तब ये वाला पोर्शन भी एक बार बच गया और एक बार निकल गया। तो सारे एलिमेंट एक एक बार काउंट हो गए। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जब आप इंटरसेक्शन वाला पोर्शन निकाल रहे थे, ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो ये एक बार निकल गया, जब बी इंटरसेक्शन सी निकाला फिर से ये एक बार निकल गया, जब ए इंटरसेक्शन सी निकाला तो फिर से ये एक बार निकल गया, तो ये 3 बार निकल गया। ये एलिमेंट ये है कौन सा? ए बी सी, तीनों का कॉमन वाला पोर्शन है ये, और ये 3 बार निकल गया। यहां पे देखो, जब ए के एलिमेंट काउंट किए,
ए के एलिमेंट काउंट किए तो भी ये एक बार काउंट हुआ, बी के किए फिर से काउंट हुआ, सी के किए फिर से काउंट हुआ, ये 3 बार काउंट हुआ था। और जब इनको निकाला तो 3 बार ही निकल भी गया। समझ में आ रहा है? 3 बार काउंट किया और 3 बार निकाल दिया, तो बेसिकली अब हमने इसको काउंट ही नहीं किया, तो एक बार तो काउंट करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। तो ये एलिमेंट भी एक बार सारे के सारे काउंट हो जाएंगे। किसी को कोई डाउट हो तो डाउट पूछो। एनी डाउट? मिटा दूं? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था, जितनी चीजें हम समझ सकते हैं उतनी चीजें हम समझते हुए चलेंगे, दिमाग पे लोड नहीं डालेंगे। और जो चीजें रटनी पड़ेंगी, ऑप्शन नहीं है उसको तो रटना ही पड़ेगा। तो जहां तक हो सकता है वहां तक रख लो, तो सॉरी वहां तक समझ लो, है कि नहीं? क्योंकि चीजें अपने हिसाब से अगर बनानी पड़ी तो बना नहीं पाओगे अगर चीजों को समझोगे नहीं तो। रटते रटते कहां तक जाओगे? एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी is less than or equals to minimum of number of element in A comma number of element in B। ठीक है, क्या ये ट्रू है कि इसमें कोई गड़बड़ है? सर आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर दिख रही है। सर आप स्क्रीन ब्लर दिख रही है सर। ब्लर दिख रही है भाई, इंटरनेट का लोचा है, क्या करें। चलो समझाता हूं मैं, ये थोड़ा वेट करो, अपने आप ही ठीक हो जाएगी, इसका तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। कौन सा वाला इंटरनेट कनेक्ट है? एक सेकंड। दिखाई दे रहा है? सर अब आ गए क्लियर। हाँ सर अब दिख रहा है। स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ सर। यस सर। ओके। सो क्या ये ट्रू है? डिम्पी क्या लगता है तुमको, ट्रू है? यस यस सर। देखो वेन डायग्राम हमारा हथियार है बहुत बड़ा। अब ए और बी के बारे में कुछ भी नहीं पता, ए और बी कैसे हैं, उनके इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ए और बी ऐसा भी हो सकता है कि ए, ये बड़ा वाला ए हो, छोटा वाला बी हो, पॉसिबल। ए और बी अलग अलग दे दिए हो आपको, तो मतलब आधा आधा हो। और ये भी हो सकता है कि बिल्कुल अलग अलग कर दें, डिसजॉइंट ही कर दें ए और बी। ठीक है, एक और पॉसिबल केस है बट वो मीनिंगलेस है, उसकी बात नहीं करते। ये ए है और इसी को बी बोल दो, दोनों सेम हो जाए, फिर तो कुछ मतलब नहीं है करने का। ठीक है, तो ये थोड़ा सिंपल वाला केस है इसलिए इसकी हम बात नहीं करते। तो नॉर्मली 3 तरह के केस आपके पास है। अब अगर ये तीसरा वाला केस आप लोगे तो इस केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी होगा तो ये 0 हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम्प्टी सेट इज 0। तो डेफिनेटली उस केस में क्या होगा, ये राइट हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और बी, ए और बी में से कोई भी ज्यादा हो, कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही। तो ये जो भी होगा मिनिमम कुछ भी ले लो, ये 0 से तो बड़ा ही होगा। तो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। तो इस वाले केस में तो ये चीज ट्रू है।
नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहां पे, सो आप देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट किस में ज्यादा है, ए में या बी में? ऑब्वियसली किस में ज्यादा है, ए में। तो ए बी में। तो मिनिमम बार ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा इस केस में, एक्चुअली इज इक्वल हो जाएगा किसके, इसके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी, ठीक है। मतलब उस केस में भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा वाला अगर केस लेते हो आप, ये वाला, इसके अंदर ये ए इंटरसेक्शन बी है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये इसके नंबर ऑफ एलिमेंट छोटे हैं, ए और बी में से जो भी बड़ा होगा बस वो बड़ा होगा, इससे तो बड़ा ही होगा क्योंकि ए और बी का तो कॉमन पोर्शन है ये, ठीक है। तो हर सभी केसेस हमने देख लिए, सभी केसेस में ये स्टेटमेंट अपनी ट्रू हो रही है। तो वेरीफाई करना बहुत आसान हो जाता है, वेन डायग्राम से हम इजीली समझ सकते हैं चीजों को। तो बार बार बना के आपको इसीलिए दिखा रहा हूं, एग्जाम में सेट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो गप्पे मत मारना, तुक्के मारने मत बैठ जाना कि मेरे को ये फील होता है, फील कुछ नहीं होता है। आपको अच्छा खासा तरीका पता है, क्या करना है आपको, वेन डायग्राम बनाओ और वेन डायग्राम बना के आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो बस दिमाग में रखना वेन डायग्राम। सर हाँ, बोलो। मीन के जगह पर अगर मैक्स देते तो कोई कुछ गलत होता क्या? हाँ चलो देखते हैं, ये वाला देख लेते हैं बस। अगर मिनिमम की जगह मैक्सिमम करते तो क्या होता है, देखो अगर तुम मैक्सिमम बोलोगे जब ये मिनिमम से छोटा है, ये ट्रू है कि नहीं है? हाँ सर ट्रू है। तो ये जब इससे छोटा है तो डेफिनेटली ये तो छोटा होगा ही, ए बी सी तीन चीजें हैं। अगर बी सी से छोटा है और ए बी से छोटा है तो डेफिनेटली ए सी से छोटा होगा, तो ये तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमको पता है कि तो होना ही होना है। तो मेन चीज क्या है कि बी ए बी से छोटा है। अगर आप ये बोल देते कि ए इज लेस देन सी तो यहां से ये पता नहीं चलता कि ए लेस देन बी है कि नहीं है, इसके बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया कि ए इज लेस देन बी तो अब ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हमको पता चल जाएगा। हाँ सर ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रू है तो मैं इसको छोड़ देता हूं वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाला जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ओके देन फोर्थ वन, मैक्सिमम ऑफ number of element in A comma number of element in B is less than or equals to number of element in A union B. This is less or equals to number of element in A plus number of element in B. नहीं, यहाँ पे मजा नहीं आएगा, जगह छोटी पड़ेगी हमको। दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इफ Na plus Nb is less than Nu and Nu number of element in universal set is if Na plus Nb is greater than Nu, where मैं लिख देता हूं Na means number of elements in A, ठीक है। एक चीज बताना भूल गया, अगर मान लो A इंटरसेक्शन B आपका एम्प्टी है, बिल्कुल डिजॉइंट सेट्स हैं, तो उस केस में N ऑफ A यूनियन B क्या होगा, Na प्लस NB होगा, क्योंकि ये आपका ऑटोमेटिकली जीरो होने वाला है, इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं, तो ये नॉर्मली ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट एक रिमार्क समझ लो, इसको बोलना था, मैं ज्योमेट्रिकली तो बताया था मैंने आपको, प्रैक्टिकली भी बता दिया, ठीक है। ये वाला इसका क्या होगा बताओ,
बनाओ, फिर से बनाओ वेन डायग्राम। चीजें दिखनी चाहिए, हम एक्चुअली बात क्या कर रहे हैं वो हमको दिखाई देना चाहिए, इसलिए बार बार वेन डायग्राम बना रहे हैं हम। मैं एक तरह का वेन डायग्राम बना रहा हूं, आप बाकी सब डिफरेंट वैरायटी के वेन डायग्राम बना के चेक कर सकते हो। डिफरेंट वैरायटी का मतलब क्या है, एक के अंदर एक ले लो या बिल्कुल डिजॉइन ले लो, ठीक है, ऐसा अलग अलग बना के आप देख सकते हो। मैं सिर्फ एक वाला बना के देख रहा हूं। यहाँ पे देखो, ये ए है और ये बी है। ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा का पूरा होगा ए यूनियन बी, ठीक है। सो यहां पे क्या बोला हुआ, मैक्सिमम ऑफ एन ए एंड एन बी, एन ए और एन बी, इन दोनों में से जो बड़ा होगा, ये यूनियन उससे भी बड़ा होगा, ऑब्वियसली बड़ा होने वाला है, साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अगर उसका जो मैक्सिमम होगा, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, उस मैक्सिमम से भी बड़ा होगा, वो बड़ा वाला केस कौन सा है, ये है, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, उनके बीच में कुछ ना कुछ तो इंटरसेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और ए सबसेट ऑफ बी नहीं होना चाहिए और बी सबसेट ऑफ ए नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के केस में आपको क्या मिलेगा, स्ट्रिक्टली लेस देन वाला केस मिल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ये इक्वालिटी जो बोली हुई है यहाँ पे कि इक्वल होगा, ये इक्वल कब होगा, तो इक्वल वाला केस कौन सा होगा कि एक के अंदर एक घुस जाए, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। सो एन ए और एन बी में से बड़ा क्या होगा, मैक्सिमम कौन सा होगा, एन ए और एन बी में से एन बी, एन बी बड़ा होगा। और ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा ए यूनियन बी होगा। सो ए यूनियन बी भी क्या होने वाला है, एन बी ही होगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, एन यूनियन एन बी के, और एन बी क्या है आपका, ये मैक्सिमम ऑफ दिस। सो ये इक्वालिटी वाली कंडीशन मिलेगी। इक्वालिटी वाली कंडीशन कब मिलेगी, जब एक सेट दूसरे का सबसेट हो जाएगा तब, और जब दोनों का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए और सबसेट नहीं होने चाहिए, उस केस में क्या मिलेगा आपको, स्ट्रिक्टली लेस देन वाली कंडीशन मिलेगी। कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, सो ये क्लियर है, यहाँ पे ये वाला पहला वाला पोर्शन क्लियर है। सेकंड क्या बोला हुआ है आपको कि एन ऑफ ए यूनियन बी, दोनों का यूनियन किया, ये यूनियन आपके सामने है, ये छोटा होगा किससे, लेस देन और इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी, इफ एन ए प्लस एन बी इज स्ट्रिक्टली लेस देन एन यू, एन यू मतलब यूनिवर्सल सेट से छोटा होगा तब, उस केस में देखो, चाहे आप कोई भी केस ले लो, ये ऑलवेज ट्रू रहने वाला है। ये एक केस ले रहे हो आप, यहां पे क्या आ जाएगा, ये जो पोर्शन है ए यूनियन बी, ये 2 बार काउंट हो रहा है, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये 2 बार काउंट हो रहा है। तो सीधी सी बात है, एन ए प्लस एन बी बड़ा होने ही वाला है, क्योंकि ए यूनियन बी में तो ये एक ही बार आएगा बीच का पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी, और एन ए प्लस एन बी में 2 बार आ रहा है, तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसके अलावा दूसरा केस लेते हो आप, एक के अंदर एक डाल के देख लो, वहां पे मिल जाएगा, कोई भी केस देख लो ये आपको मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है कि ये पूरा आपका यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं हम। इस यूनिवर्स ए और बी क्या होना चाहिए, दोनों का एडिशन यूनिवर्सल सेट से छोटा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन, ये आपके सामने ही है। अब दूसरा अगर आप ये ले रहे हो कि ए और बी का एडिशन यूनिवर्सल सेट से भी बड़ा हो जाए, भाई देखो यूनिवर्सल सेट की बात करो, इसका मतलब क्या है, ए यू का सबसेट है, बी भी यू का सबसेट है, और अब ऐसा बोला जा रहा है कि इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट से। क्या ये कैसे पॉसिबल है, ये क्या पॉसिबल है ये, और पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है बताओ। नहीं है सर पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है। डिम्पी तुम्हें क्या लगता है, सर इक्वल हो सकता है। हो सकता है सर। बड़ा नहीं हो सकता। सरफराज तुम्हें क्या लगता है, हाँ सर इक्वल हो सकता नहीं, सर बड़ा
हाँ, बड़ा हो सकता है। हो सकता है सर, हो सकता है अगर बड़ा। दो सेट बड़ा ले लिए तो हो सकता है सर। बड़ा कैसे लोगे, ए और बी दोनों ही यू के सबसेट है, और हाँ, बट इंडिविजुअली नंबर ऑफ बड़ा होगा सर। एलिमेंट इससे बड़े हो जाए, ऐसा बोल रहा हाँ हूँ। पॉसिबल है? हाँ सर, पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है बताओ? अगर सर किसी स्कूल का टोटल नंबर ऑफ, सपोज मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2000 है, हाँ फिर एक सेट ले लिए कि 1500, और एक सेट लिए 1700। वेरी गुड। दोनों। हाँ तो सर। क्या होगा इसका, देखो कैसा केस है, वो केस बता रहा हूं आपको। विधि, दिमाग चलाओ, लॉजिक चलाओ, थोड़ा सा चीजों के बारे में सोचो। जो दिख रहा है उसको वैसा का वैसा मत देखो, ये रियल एनालिसिस है। जो चीज दिखती है वैसी होती नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ छुपा होता है। तो थोड़ा सा उसको गहराई में सोचने का ट्राई करो, चीजों को रुक के, थोड़ा रुको, ध्यान से देखो। पहली बात तो मैंने लिखा है, लिखा है मतलब मैंने गलत तो नहीं लिखा, पूरा लिख के मैंने खत्म ही कर दिया है ये। अगर गलत लिखता तो मैं यहीं पे रुक जाता, पहले ही पूछ लेता बताओ सही है कि गलत है। मैं आगे बढ़ गया हूं मतलब मैंने सही लिखा है। तो अब तुम्हें ये सोचना था कि सही कैसे है। हालांकि जरूरी नहीं है, मैं आपको धोखा देने के लिए आगे बढ़ जाऊंगा, फिर पीछे आके फिर पूछ सकता हूं गलत लिख के। बट आपको थोड़ा दिमाग लगा के सोचना चाहिए चीजों को, डायरेक्टली मत बोलो। देखो अगर यूनिवर्सल सेट में मैं लेता हूं 10 एलिमेंट है, और ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 7 8 9 10। ये दोनों ही यू के सबसेट है, ए और बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू कितना है, 10। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 6। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, 7। ठीक है, 6 + 7 कितना होगा, 13। 13 इज ग्रेटर देन 10। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी एन ऑफ यू से बड़ा हो गया। तो यहां पे क्या आएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी ग्रेटर देन एन यू। इस तरह के केस की बात हो रही है। जब इस तरह का केस आएगा उस टाइम पे जो यूनियन आप लेते हो ए यूनियन बी, इसका यूनियन करो, तो जो भी यूनियन करोगे मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू, उससे ज्यादा तो कभी नहीं हो सकता, नेवर। तो उसी के केस में बोल रहा है कि एन यू से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि यह तो ऑब्वियस है ना, ए यूनियन बी ले लो, ए बी इसका जो यूनियन होगा यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है दोनों, ए भी यू के अंदर है, बी भी यू के अंदर है, उसका यूनियन भी यू के अंदर ही होगा। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी विल बी मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू एन ऑफ यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ डाउट हो तो मुझे ऑन द स्पॉट रोक देना भाई, पूछ लेना। चीजों को सिंपल देख के छोड़ो मत, ये सिंपल चीजें कभी सर फोड़ देती है इंसान का। लॉजिक इंपॉर्टेंट है, लॉजिक। डेफिनेशन तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, हम ये पढ़ रहे हैं सब लॉजिक डेवलप करने के लिए। तो इन चीजों को अच्छे से पढ़ो, इन चीजों के बारे में सोचो। यहाँ पे सोचोगे तो कुछ गलत सोचोगे तो उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि गलत कैसे है। ठीक है, तो सोच सोच के आंसर दो, जितना हो सकता है दिमाग चलाओ। नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्डर एक्सियोम्स इन आर। आपके लिए इसकी कोई कीमत नहीं होगी ऑर्डर एक्सियोम्स की। आप बोलोगे सर क्या लिखवा रहे हो, ये तो पता है हमको, इट इज वेरी सिंपल। बात सिंपल और डिफिकल्ट की नहीं है, बात है कि तुम्हें पता होना चाहिए लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी क्या होती है। ये जो आप किसी को बड़ा बोलते हो किसी को छोटा बोल देते हो, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, इसका एडिशन ये होगा मल्टीप्लीकेशन ये होगा, इन चीजों के पीछे भी थ्योरी कहीं ना कहीं से डेवलप होके आई है, ऐसे ही नहीं आ गई। ठीक है, सो ये बेसिक है आई नो, बट स्टिल एक बार इसको लिखना जरूरी है। इसको लिख लेते हैं, फिर इसके रिलेटेड जब रिजल्ट करेंगे तब मैं थोड़े बहुत आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं वहां पे। इन द सेट of real numbers, are the following axioms, साथ साथ में लिखते रहो भाई। the following axioms are satisfied known as order axioms।
ठीक है। तो कोई भी सेट लेते हो, कोई भी क्या सेट ऑफ रियल नंबर लिया आपने आर, इसमें ये जो प्रॉपर्टी में बताने वाला हूं आपको तीन, या प्रॉपर्टी बोलो एक्सियम बोलो, ये तीनों सेटिस्फाई होते हैं। इन एक्सियम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर एक्सियम्स। ठीक है। नाउ फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए एंड बी इन आर, पहली जो प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सियम है, आप एमएससी करोगे या कहीं पे भी आपको बार बार सुनने को मिल सकता है, दैट इज लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी बहुत सिंपल है। किसी को पता है क्या होता है लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी? किसी को भी पता है तो बोलो। A लेस देन B, या फिर A इक्वल टू B, या फिर A ग्रेटर देन B। बिल्कुल बी, हाँ ठीक है, बी भी बोल सकते हो। लॉ इसका इस तरह से दिया जाता है कि या तो जो आपका नंबर होगा रियल नंबर, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा या फिर वो जीरो के इक्वल होगा। दीज आर दी ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज। इसी को क्या बोला गया है? लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। किसी भी रियल नंबर के लिए यही तीन पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन। क्या होगा मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन? इफ ए इज ग्रेटर देन 0, कॉमा बी इज ग्रेटर देन 0, देन a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। थर्ड वन, मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये सिंपल है भाई, दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड किया तो पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, आपको बचपन से करते हुए आ रहे हो, तो ये चीजें आप सबको पता ही है, मुझे पहले से पता है, सब आपको आता है, बस ये बस बताना जरूरी है मेरे लिए। मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, if a is greater than 0 and b is greater than 0, then their multiplication is also greater than 0। ठीक है। ये तीन लॉ है, इन तीनों लॉ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर एक्सियम्स। ये ऑर्डर डिफाइन करते हैं आप, ये क्या डिफाइन करते हैं? ऑर्डर। ठीक है। कौन सा नंबर छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा, वो सारी चीजें इनसे निकल के आती हैं, मतलब इनका यूज कर करके हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जाने दो, हम नेक्स्ट हम रिजल्ट्स देखते हैं। फर्स्ट रिजल्ट, let A, B and C belongs to R, then following properties hold. Then following properties hold. So first one, if A is greater than B and B is greater than C, then A is greater than C। आप सबको पता है अगर A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, तो A क्या होगा? C से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी चीज है, इसमें ज्यादा वक्त हम बिल्कुल नहीं देंगे, काम की चीज बहुत सारी है हमारे पास। सो इफ A is greater than B and नहीं then, if A is greater than B, then हम ये भी बोल सकते हैं कि A प्लस सी इज ग्रेटर देन B प्लस सी। क्या मतलब है इसका? अगर ये इक्वालिटी है, आप इनइक्वालिटी है आपके पास, A इज ग्रेटर देन B, तो इन दोनों तरफ आप सेम नंबर को ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐड भी कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ये इनइक्वालिटी ट्रू रहेगी, इसका सीधा सा मतलब इतना है कि सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से दोनों साइड अगर करते हैं तो जो इनइक्वालिटी कभी चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, if A is greater than B and C is greater than 0। अच्छा, मैं ये चीज पूछनी थी तो बाद में बताऊंगा कि अगर A ग्रेटर देन B है तो कोई भी नंबर ऐड कर दोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो क्या ये चीज इसके लिए भी ट्रू है कि कोई भी नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो भी
कुछ चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। AC इज ग्रेटर देन BC, मल्टीप्लाई करने पे भी सेम यही रहेगा। क्या लगता है सृष्टि तुम्हें? सृष्टि यस सर। क्या लगता है, अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको तो सेम रहेगी इनइक्वालिटी कि चेंज होगी? सर 2 मिनट। करके देख रहे हो एग्जांपल से? ओके विश्राम, हाँ सर। क्या लगता है तुम्हें? हाँ सर, सेम ही रहेगी। सेम ही रहेगी। और ओके जैनिल, सर चेंज होगी इक्वालिटी। मतलब अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा AC इज लेस सर देन। मैं एग्जांपल देके समझा सकता हूँ। हाँ समझाओ। सर अगर हम A3 ले और B4 ले, हाँ सॉरी सर A4 ले एंड B3 ले, हाँ और सर उनको बाद में दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब C इक्वल टू 2 ले, तो सर हाँ। इक्वालिटी चेंज होगी ना? अच्छा, A को मैंने क्या ले लिया? सर 1 मिनट सर 1 मिनट। 2, B को ले लिया मैंने 4, नहीं उल्टा बोला, उल्टा हो गया, छोड़ो। A को ले लिया 4, B को ले लिया 2, तो A ग्रेटर देन B है। अब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? नहीं सर सॉरी, नहीं होगी, नहीं होगी। सेम रहेगी ना? सर नहीं हाँ होगी सर नहीं चेंज। होगी सर, सॉरी। सर नेगेटिव करेंगे सर तो होगी, माइनस नंबर से करे तो हो जाएगी ना हाँ हो सर। जाएगी। कितनी कोई भी बारीक सर चीज है, C कितनी माइनस बारीक नंबर चीज ले है, ले पता होना चाहिए इन चीजों का। अरे हाँ सर, ABC बिलोंग्स टू R है, हाँ राइट राइट, हो सकता है सर। तो हो जाएगा सर। हाँ, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी तुम्हें लग रहा होगा क्या लिखा है, इसीलिए मैंने इसीलिए पूछा, तुम्हें पता चले कि सर ऐसे ही नहीं लिखवा रहे, सर को पता है कि तुम्हें नहीं पता है, तुम गलती कर सकते हो। एंड C इज ग्रेटर देन 0, देन अगर C ग्रेटर देन 0 है, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। और अगर C लेस देन 0 है, नेगेटिव अगर नंबर ले लेते हो, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव में नहीं होती, नेगेटिव में हो जाती है। गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, गलत उल्टा लिख दिया? ये लेस देन नहीं ग्रेटर देन आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेटर देन का ग्रेटर देन, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन का लेस देन, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ओके नाउ सेकंड, if A belongs to R such that 0 less than equals to A less than epsilon for every epsilon greater than 0, then A के बारे में क्या कह सकते हो? मुझे नाम देखने पड़ेंगे, नाम यार, एक सेकंड रुको। आर्या, आर्या बोलो, बैठा है, मुझे इसका नाम है आर्या मानव। ओके बोलो आर्या, क्या लगता है तुम्हें क्या होगा? ए के बारे में क्या कह सकते हो? 0 होगा। ए 0 होगा। मानव क्या लगता है तुम्हें? सर मानव सर स्क्रीन ही दिखाई नहीं दे रही सर में। भाई बाकी सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। भाई मेरी ठीक है, इसका मतलब मेरा नेट थोड़ा ठीक चल रहा है, मानव तुम्हारे नेट में गड़बड़ है। हाँ सर। सर हाँ बोलो। लेफ्ट होके आता हूँ सर। क्या? सर 1 मिनट बाहर जाके लेफ्ट होके आता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ठीक है। सो जैनिल तुम्हें क्या लगता है? सर 0 होगा। ठीक है, आई थिंक मोस्टली को पता होगा ये क्या है इसके अंदर। देखो, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी आप एप्सिलॉन ले सकते हो। ये एप्सिलॉन बहुत ही खतरनाक वर्ड है, पर ये सिर्फ एक छोटा सा सिंबल है। इस एप्सिलॉन की जगह आप ABC कुछ भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैथमेटिक्स में बहुत छोटे नंबर जो होते हैं, बहुत छोटे पॉजिटिव नंबर्स, उनके लिए एप्सिलॉन वर्ड यूज किया गया है। नॉर्मल लिमिट की डेफिनेशन में या कंटिन्यूटी में हमने एप्सिलॉन को इतनी बार देखा है, वो समझ में आती नहीं है ज्यादा हमको, इसलिए एप्सिलॉन को बहुत डेंजरस लगता है।
बट एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, जस्ट एक सिंबल है ये जो इतना शो करता है कि कोई नंबर है पॉजिटिव नंबर। और नॉर्मली एप्सिलॉन किसके लिए लिखा जाता है? छोटे नंबर्स के लिए। पॉजिटिव तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे नॉर्मली एप्सिलॉन किसके लिए डिनोट यूज करते हैं? अपने छोटे नंबर्स के लिए। मान लो ये है अपना 0, ये है 1, तो ये है 1/2। तो ये क्या बोल रहा है? फॉर एवरी एप्सिलॉन, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, ए उससे छोटा हो, क्या बोला? नेगेटिव। देखो नीचे नहीं जा सकता। ए क्या है? या तो 0 हो सकता है, इक्वल टू बोला है, या 0 से बड़ा हो सकता है। ए नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है? तो ए यहां पे तो नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अब बोला हुआ है कि ए स्ट्रिक्टली लेस देन है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो सभी पॉजिटिव नंबर से छोटा है, सभी पॉजिटिव नंबर से। तो 1/2 से भी छोटा होगा, 1/3 से भी छोटा होगा, 1/4 से भी छोटा होगा। कोई भी नंबर ले लो आप, जितना भी छोटा बोलोगे आप। 0 से जैसे ही तुमने बड़ा नंबर बोला, जैसे ही तुमने 0 से कुछ भी बड़ा नंबर बोला, कोई भी नंबर ले लो तुम्हारा, जो तुम्हारे मन में है, 0.000000001, कितना भी छोटा नंबर ले लो तुम, ये है तो 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा है तो मैं इसको एप्सिलॉन बोल सकता हूं। कितना भी छोटा नंबर लो, अगर 0 से बड़ा है तो मैं उसको एप्सिलॉन बोल सकता हूं। और यहां पे क्या बोला है? फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन, ए छोटा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो कितना भी छोटा नंबर लोगे, छोटे नंबर से भी छोटा है ए, तो आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि ए को आप 0 ले लो। क्योंकि अगर ए 0 नहीं हुआ, अगर 0 के अलावा और कुछ हो गया, 0 से जस्ट छोटा सा बड़ा नंबर, और मतलब कोई भी नंबर लो, 0 से बड़ा अगर नंबर लेते हो आप इसको, तो 0 पॉइंट समथिंग होगा। मतलब चाहे कितना भी छोटा ले लो, 0 पॉइंट समथिंग होगा। जैसे ही वो होगा, आप ये पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, और जैसे ये पॉजिटिव बना, इसको आप एप्सिलॉन ले लोगे। तो इससे तो छोटा होना चाहिए था, तो इसके इक्वल नहीं हो सकता। लेस देन एप्सिलॉन बोला हुआ है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि ए को आप 0 ले लो, ठीक है? तो ए क्या होगा आपका? 0 होगा। नहीं समझ में आया तो ऑन द स्पॉट पूछ लेना भाई, ठीक है? वेट मत करना किसी और का कि कोई और पूछे और पूछे। थर्ड, सबको पता होगा ये तो, इफ A and B belongs to R such that A into B is greater than 0, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 है, देन आइदर, अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, और या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव होनी चाहिए। स्कूल टाइम में पढ़ते थे हम, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है? तो ये आता होगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने। अगर मान लो ये नेगेटिव हो, तो अगर ए भी पॉजिटिव की जगह ए भी नेगेटिव होगा, तो दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। अगर ए ग्रेटर देन 0 तो बी लेस देन 0, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, ठीक है? ये मैं लिख नहीं रहा हूं, बहुत सिंपल है, बोर हो जाओगे, तो ये मैं नहीं लिख रहा, अब समझा दिया। लेकिन मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिख दी, यहां से आप समझ जाओगे। अगर ग्रेटर देन बोला है तो लेस देन की भी बात हम कर सकते हैं, ठीक है? सर तो हाँ बोलो। सर सेकंड वाले रिजल्ट में हाँ सर, अगर ऐसा एक सिंपली ले कि सर एप्सिलॉन की वैल्यू 4 है, हाँ, और सर तो सर एप्सिलॉन की वैल्यू 4 है, तो ए तो सर 3 या 2 कुछ भी हो नहीं सकता सर ऐसा? हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है फॉर एवरी, तुम एप्सिलॉन की सिर्फ एक ही वैल्यू ले रहे हो। यहाँ पे बोला हुआ है कि एप्सिलॉन की सभी वैल्यू, सभी पॉजिटिव नंबर लेने हैं, सभी पॉजिटिव नंबर से छोटा होना चाहिए। हाँ सर। तो 3 से भी छोटा होगा, 2 से भी होगा, 1 से भी होगा, 0.1 से भी होगा, सबसे छोटा होगा, सभी पॉजिटिव नंबर से छोटा, ठीक है? समझ में आ गया? हाँ सर, समझ गया। ओके, नेक्स्ट, इफ A is greater than equals to 0 and B is greater than equals to 0, then A is less than B if and only if A square is less than B square, if and only if square root A is less than square root B.
है, अगर ए बी से छोटा है तो ए का स्क्वायर भी बी के स्क्वायर से छोटा होगा। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि कुछ गड़बड़ है इसके अंदर? सर ये स्केयर तो स्केयर में इनइक्वालिटी चेंज हो सकती है। क्या बोल रहे हो? इफ ए लेस देन, हाँ, यहाँ पर ये चेंज हो सकती है सर ये इनइक्वालिटी। कैसे चेंज होगी? एग्जाम्पल? ऐसे नहीं सर, सर नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं होगी। और किसी को बोलना है, ये कुछ कुछ मिस्टेक दिखाई दे रही है तुमको इसमें? बोलो, कुछ मिस्टेक है क्या इसमें? सर ए लेस और इक्वल बी नहीं होगा। लेस देन नहीं, मैं तो ये ले रहा हूँ, स्ट्रिक्टली लेस देन ले रहा हूँ। अगर ए स्ट्रिक्टली लेस देन बी है तो ए स्क्वायर भी बी स्क्वायर से स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। क्या ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है? सरफराज, क्या लगता है तुम्हें? सर आई थिंक ए स्क्वायर लेस भी वहाँ पर इक्वल टू हो सकता है सर। एग्जांपल दो। अगर यहाँ पे जो ए की वैल्यू क्या है? ए और बी की क्या क्या वैल्यू है? अच्छा, ए का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम ले लीजिए सर। सेम नहीं लेना, यहाँ पे मैंने स्ट्रिक्टली लेस देन बोला ओ था। अच्छा अच्छा, फिर नहीं होगा, नहीं होगा। सॉरी सर, सर। ओके। सर ये सेम भी क्या लगता है? ये ऑलवेज ट्रू है कि कुछ नहीं होगा गड़बड़ है? सर, नहीं होगा सर। क्या नहीं होगा? सर ये True ट्रू नहीं। नहीं होगा, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। ओके, एग्जांपल दो, कब ये सर ए की वैल्यू -4, नहीं सर पॉजिटिव है, लेकिन पहले कंडीशन दी हुई है सर। ट्रू होगा कि नहीं होगा? ऑलवेज ट्रू है? ए की वैल्यू हम नेगेटिव तो नहीं ले सकते ना सर? ये नेगेटिव नहीं ले सकते, ओनली पॉजिटिव। ए और बी दोनों पॉजिटिव। तो सर ट्रू है ऑलवेज। ऑलवेज ट्रू है। चलो ठीक है। सर यहाँ पे f इंटू ए स्क्वायर है। एफ इंटू ए स्क्वायर? नहीं नहीं, इफ एंड ओनली इफ ए यस स्क्वायर सर, सॉरी। लेस देन बी स्क्वायर। ओके ओके, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं अपने। ये बिल्कुल ट्रू है, शुक्र है किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें। फिफ्थ, मैं मान लो कोई n नंबर्स ले लेता हूं, a1 a2 अप टू an आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। देखो, तुमने कुछ गलतियां करी, मैं तुम्हें पहले से बता देता हूं। मानव ने गलती करी, उसने ये कंडीशन देखी ही नहीं, वो नेगेटिव लेने लगा, ठीक है। और ऐसी गलती एग्जाम में तुम बार बार करोगे। यहां पे पढ़ रहे हो उन गलतियों को सुधारने के लिए, तो अटेंटिव रहो, एकदम एकदम अटेंटिव, एकदम एक्टिव रहो। एक एक वर्ड के ऊपर ध्यान दो कि क्या लिखा हुआ है, क्या मुझे गिवन है और क्या मुझे प्रूफ करना है। उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, ऐसे 80 to 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ऑल ओवर इंडिया, सारे के सारे बता रहा हूं मैं। 80 to 90% स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने बैठते हैं, एग्जाम से बाहर निकल के पछताते हैं कि अरे यार शिट, ये तो मुझे आता था, कितना सिंपल क्वेश्चन था, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे वो गलती हो गई उसका। और अगर आप लोगों ने कभी एग्जाम दिया है तो आप लोगों के साथ भी ये चीज हुआ होगा, फेस की होगी आपने। इसका मेन रीजन होता है कि आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, आप एक्टिवली पढ़ते नहीं हो चीजों को, हर चीज को फोकस करके नहीं पढ़ते हो। एग्जाम वाले बेवकूफ नहीं है, अगर एक भी चीज दी है ना तो फालतू में नहीं दी है, उसका कुछ ना कुछ यूज है, इसीलिए दी है। तो हर चीज को एकदम ध्यान से देखो, अंडरलाइन कर लो अगर तुम्हें दिमाग में ऐसे नहीं बैठता तो। अंडरलाइन करते करते पढ़ो, ये चीज मुझे ध्यान देनी है।
तो ये अभी से आदत डालो उस चीज की कि एक एक वर्ड को, एक एक चीज को ध्यान से देखो और उसके बाद ऑब्जर्व करके फिर आंसर दो। मुंह से आंसर गलत निकलना ही नहीं चाहिए। सॉरी बोलने के कुछ मिलेगा नहीं, सॉरी बोल के यहाँ पे तो ठीक है, एग्जाम में सॉरी में तो आपका मार्क्स कट जाएंगे, फेल हो जाओगे। जो बच्चे आधे और 1 मार्क्स से फेल होते हैं उनकी उनकी सोचो उनके उनके क्या बीतती होगी उनके ऊपर, उनसे ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है और आधे मार्क्स से फेल हो जाते हैं। सो आपके साथ भी कहीं ऐसा ना हो कि आधा 1 मार्क्स से फेल हो जाओ, पास होते होते फेल हो जाओगे तो बहुत पछताओगे। और डे बाय डे कॉम्पिटिशन बढ़ते ही जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जाम देने वाले बढ़ रहे हैं, एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, कट ऑफ बढ़ रहा है, तो पास होना डिफिकल्ट हो जाएगा। जितना जल्दी पास करोगे उतना अच्छा है, जितना डिले करोगे उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसा मत सोचो पहले अटेम्प्ट में नहीं, दूसरे में कर लूंगा, तीसरे में कर लूंगा, ऐसा दिमाग में मत लाओ, पहले में ही करना है। और उसका एक ही तरीका है, मुंह से आपके गलत आंसर निकलना ही नहीं चाहिए। स्पीड चाहिए, पर स्पीड एक्यूरेसी के साथ चाहिए, एक्यूरेसी प्लस स्पीड, तो ही एग्जाम निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। अगर एक्यूरेसी है स्पीड नहीं है तो भी मरे, स्पीड है एक्यूरेसी नहीं है तो भी मरे, दोनों ही चीज चाहिए और उसकी आदत डालो अभी से। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पॉजिटिव रियल नंबर्स लिए। देन किसी को पता है एएम क्या होगा इसका? एएम का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक मीन। मीन, अरिथमेटिक मीन क्या होगा इनका? अरिथमेटिक मीन बताओ जल्दी। A1 plus A2 plus up to AN all divided by N। जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको ऐड कर दो और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको डिवाइड कर दो, एन एलिमेंट्स है आपके पास। जीएम क्या होगा? क्या होगा फुल फॉर्म जीएम का? बताओ। ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन nth root of A1 into A2 into up to AN। A1 A2 A3 अप टू सबको मल्टीप्लाई, जितने भी एलिमेंट है सबको मल्टीप्लाई कर दो और जितने एलिमेंट है एन एलिमेंट्स है तो 1/n। क्या सॉरी यहाँ पे 1/n है, यहाँ पे तो n आएगा। an 1/n, ठीक है, दोनों सेम है। एचएम क्या होगा? क्या होता है एचएम फुल फॉर्म? बताओ। अभी कौन आंसर दे रहा था? बताओ। हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है? n upon 1 by हार्मोनिक मीन क्या A1 होता है? plus। डिम्पी आइडिया है हार्मोनिक मीन क्या होता है? सर हार्मोनिक मीन के लिए भी मीन कौन सी है? क्या होगा? सुना नहीं मैंने। याद नहीं है सर। याद नहीं है, ओके। हाँ बताओ भाई, तुम बताओ क्या होगा? एन अपॉन n upon 1 by A1 plus 1 by A2 plus up to 1 by AN। ये कौन आंसर दे रहा है? सरफराज तुम दे रहे हो? नहीं सर। आर्या सर। आर्या, अरे वाह आर्या, क्या बात है, तुम्हें ये सब आता है, गुड। यहाँ पे हम कंडीशन, ये सब मैंने क्यों बताया, यहाँ पे कंडीशन लिखनी थी जगह, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। हियर AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM एंड GM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू HM। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए AM GM HM का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरवल। इंटरवल कौन बताएगा? देवराज क्या होता है इंटरवल? इंटरवल मतलब बाउंड्री, कोई भी ऐसे समझा। इंटरवल मतलब बाउंड्री? नहीं मतलब जैनिल सर इंटरवल मतलब किसी चलती हुई
कोई भी मतलब ग्राफ है, ग्राफ जैसे जा रहा है उसके बीच में कहीं पे वो स्टॉप होके फिर वापस दूसरी जगह से स्टार्ट हो रहा है, तो जो बीच में जगह है उसे इंटरवल बोलते हैं। फंक्शन कहाँ आ गया भाई, मैंने तो फंक्शन पढ़ाया ही नहीं अभी तक। फंक्शन का कोई नाम ही नहीं है भाई, मैंने पढ़ाया ही नहीं। आई गेस तुम बता नहीं पा रहे हो, लेकिन सबको पता है, मैं ऐसा मानता हूं। मैं लिख देता हूं क्लोज इंटरवल क्या होगा। सर मतलब किसी के बीच में ब्रेक आना ऐसा। ऑल दी रियल नंबर्स, मतलब वो सारे एलिमेंट लेने हैं मुझे जो रियल होने चाहिए और इन दोनों के बीच में 1 2 1 और 2 के बीच के सभी रियल नंबर इंक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग 2, ये पूरा क्या बनेगा इंटरवल, इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसको इसका नाम क्या है, क्लोज इंटरवल। जितने भी पॉसिबल रियल नंबर, रैशनल, इरैशनल, सारे के सारे आ जाएंगे, सारे दो नंबर, दो पॉइंट के बीच के, दो नंबर के बीच के सारे नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे इंटरवल। बीच में कोई कट नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। अगर मैं एक पॉइंट हटा दूं यहां से 1/2 क्या 3/2 अगर मैंने हटा दिया, सभी पॉइंट है बस 3/2 नहीं है, तो उसको इंटरवल नहीं बोलेंगे फिर हम। ठीक है, तो दो नंबर के बीच के सभी पॉइंट होने चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। सब स्कूल लेवल की चीजें हैं भाई, ये कोई हैवी नहीं है। अब ये है ओपन इंटरवल, वो सारे एलिमेंट लेने हैं हमें जो रियल नंबर हो और बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, इसको क्या बोलेंगे ओपन इंटरवल। वन और टू के बीच का सभी रियल नंबर जितने हैं सबके सब ले लेने हैं, बस 1 और 2 ये दो नहीं लेने हैं, ये दो नंबर नहीं लेने, लेकिन इनके बीच के सभी नंबर लेने। तो इसको क्या बोलेंगे ओपन। ओपन मतलब खुला हुआ, इसके दोनों दरवाजे खुले हुए हैं, ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, दोनों ही नहीं है। लेकिन ये क्लोज में ऐसा बनाएंगे, क्लोज का मतलब बंद, दरवाजे बंद है, तो ये जो नंबर ले रहे हो वो भी सेट के अंदर है, ये नंबर वो भी सेट के अंदर है। ठीक है, जैसे ही ना समझ में आया मुझे ऑन द स्पॉट पूछ लेना। ए बी, एक तरफ से क्लोज एक तरफ से ओपन, वो सारे रियल नंबर लेने हैं हमको। ए होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए। जहां से क्लोज होता है वो वाला बाउंड्री सेट इंटरवल के अंदर होती है, और जहां से ओपन होता है वो वाली बाउंड्री इंटरवल के अंदर नहीं होती है। यहाँ पे दोनों ओपन थे तो दोनों ही नहीं थे, यहाँ पे दोनों क्लोज थे तो दोनों ही सेट के अंदर थे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ओपन बोल देते हैं या सेमी क्लोज बोल देते हैं, या कुछ लोग क्लोपन भी बोल देते हैं। क्लोपन, ओपन और क्लोज्ड का मिक्स, क्लोपन। ठीक है, या फिर इसको सेमी ओपन सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से ए ओपन और बी क्लोज्ड हो तो ये कौन से इंटरवल होंगे, वो सारे रियल नंबर चाहिए हमको सच दैट ए नहीं होगा लेकिन बी होना चाहिए। तो ये क्या होगा आपका सेमी, इसको भी हम क्या कहेंगे सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। ठीक है, नोट, कितने टाइप के इंटरवल होते हैं बताओ, टोटल कितने टाइप के इंटरवल होते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये 4 टाइप है, ये 4 टाइप हो चुके हैं आपके। इनके अलावा और कौन से टाइप के इंटरवल होते हैं मानव। हाँ सर, सर ये नहीं पता सर, यही 4 हैं पढ़े हैं। और किसी को पता है कुछ। सर अनबाउंडेड इंटरवल भी है। हाँ बिल्कुल, उनकी अलग वैरायटी बोलेंगे हम, क्योंकि ये ए और बी क्या है, बाउंडेड नंबर्स लिखे हुए हैं, फाइनाइट नंबर है कुछ। हाँ हाँ, तो ये हाँ वो भी होंगे, तो कौन कौन से होंगे, वहाँ पर भी 4 होंगे सर। तो पहले इन चारों को लिख देते हैं, ए बी, ए बी। ये आंसर किसने दिया था सरफराज, तुमने। यस सर। तो बताओ, जो 4 तुम बोल रहे हो वो 4 बताओ कौन कौन से होंगे। सर इनफाइनाइट हो जाएगा,
ए और बी को माने इधर और उधर लेना है। तुम बोलो, मैं लिखता हूँ, तुम बोलो। ओपन इंटरवल ए इंफिनिटी, ठीक है, हाफ ओपन हाफ क्लोज, मतलब क्लोज इंटरवल ए, ओपन इंटरवल इंफिनिटी, हाँ और माइनस इंफिनिटी ओपन ए, हाँ, और माइनस इंफिनिटी क्लोज ए। ठीक है, और इसके अलावा? इसके अलावा तो माइनस इंफिनिटी ऑल्सो अलग सेंस। ये भी इंटरवल है, इसके अलावा? इसके अलावा और नहीं है सर। और नहीं है? ओपन टू ऑल। डिम्पी, तुम्हें क्या लगता है, क्या बच गया? सर यही है, वो तो शायद यही है। विधि, तुम्हें क्या लगता है? इसके अलावा सर पता नहीं, नहीं पता? सोचना पड़ेगा। और सर ए और बी को इक्वल भी ले सकते हो, वो तो उसके अंडर ही पड़ेगा, मतलब किसी सेट का ऐसा भी हो सकता है। ए और बी को इक्वल ले लो, ओपन या क्लोज्ड? क्लोज सर। क्लोज ए और ए, ऐसा? हाँ सर, ऐसे तो मतलब सिंगलटन सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करता है सर। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये भी एक इंटरवल है। हाँ सर। इसके अलावा कौन सा इंटरवल है? और तो पता नहीं सर। सोचो सोचो, ओपन टू ऑल, सोचो, दिमाग चलाओ। सर ओपन इंटरवल ए टू ए ये नल सेट हो जाएगा। हाँ शाबाश, ओपन इंटरवल ए टू ए मतलब एम्प्टी सेट। ये भी, हाँ, ये भी इंटरवल होगा। टोटल कितने इंटरवल हमारे पास? 11 इंटरवल। सो देयर आर 11 टाइप्स ऑफ intervals, namely ये है। ठीक है, गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंटरवल की लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ एन इंटरवल। लेंथ ऑफ एन इंटरवल, चलो आज मैं आपको एक नेट का क्वेश्चन करा देता हूं। इसके बाद का जो था उसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है नेट में, तो वो कराऊंगा। पहले ये कर लेते हैं, लेंथ ऑफ एन इंटरवल। किसी इंटरवल की लेंथ क्या होती है वो देखना है आपको, ठीक है। ओके, 11 इंटरवल है ना ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ठीक है। So length of an interval, for each interval with end points, for each interval with end points A and B with A less than B, then B minus A is called the length of the interval। ठीक है। सो 1 2, इसकी लेंथ कितनी होगी? 2 minus 1 that is 1। इसकी लेंथ कितनी होगी? 2 minus 1 that is 1। इसकी लेंथ कितनी होगी?
1, इसी तरीके से दूसरा भी निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ इसकी 1 होगी, एक पॉइंट आपने निकाल दिया, यहाँ पे देखो 2 निकाल दिया, यहाँ पे 1 और 2 दोनों थे, सब मिला के 1 और 2 के बीच के सभी नंबर ले लिए, 1 और 2 भी ले लिया, सब मिला के उसकी लेंथ निकाली और आपका लेंथ आई 1। और उसमें से अगर आपने एक पॉइंट निकाल दिया मान लो 2, तो भी उसकी लेंथ 1 ही रहेगी। अगर आपने दूसरा दोनों एंड पॉइंट निकाल दिए तो भी उसकी लेंथ 1 ही रहेगी, लेंथ चेंज नहीं होगी। ठीक है, इंटरवल की लेंथ चेंज नहीं होगी। ये फाइनाइट सेट की तरह नहीं है। फाइनाइट सेट में अगर किसी सेट में 10 एलिमेंट है, उसमें से एक निकाल दोगे तो उसमें 9 एलिमेंट बचेंगे, वो 10 नहीं बचेंगे, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, लेंथ अलग चीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ नोट लिख लेते हैं। फर्स्ट, ईच ऑफ द इंटरवल्स closed interval AB, closed A, open B, open A, closed B और open AB, ये चारों क्या है, सेम लेंथ है, हैज द सेम लेंथ। क्या होगी सेम लेंथ, B माइनस ए। ठीक है, ये मैंने अभी तुमको बताया था, वही चीज है। सेकेंड पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट में डिफाइन करेंगे फाइनाइट इंटरवल क्या होता है और इनफाइनाइट इंटरवल क्या होता है। फाइनाइट सेट और फाइनाइट इंटरवल दोनों में डिफरेंस है। देखो पहले लिख लेते हैं, इफ लेंथ ऑफ इंटरवल इज फाइनाइट देन it is called finite interval, and if length of interval is infinite, then it is called infinite interval। ठीक है, सो यहां पे डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर कि इंटरवल की लेंथ क्या है। अगर मैं बोलूं आपको 1,2 ये फाइनाइट इंटरवल है कि इनफाइनाइट, तो ये फाइनाइट इंटरवल होगा क्योंकि इसकी लेंथ है 1। लेकिन अब इसी को आप एज अ सेट देखो तो इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, इसके अंदर इनफाइनाइट में ही एलिमेंट है, 1 और 2 के बीच में कितने एलिमेंट आते हैं, इन्फिनिटली में नहीं। तो सेट या इनफाइनाइट है, कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं इसको क्लियर करके बता रहा हूं। जब इंटरवल को एज अ सेट देखा जाएगा तो वो इनफाइनाइट सेट है, और ऑब्वियसली ये सेट है। दुनिया में किसी से भी जाके पूछो, वो बता देगा कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आएंगे। 3 इसके अंदर है कि नहीं हमको पता है, 1/2 इसके अंदर है कि नहीं हमको पता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी भी एलिमेंट के लिए, हमको पता है इसके अंदर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो ये सेट है, कंफर्म सेट है। लेकिन एज अ सेट इसको देखोगे तो ये इनफाइनाइट सेट है, एज अ इंटरवल इसको देखोगे तो ये फाइनाइट इंटरवल है। ठीक है, ओके नेक्स्ट, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है देवराज, इनफाइनाइट से, और इंटरवल इनफाइनाइट। दोनों इनफाइनाइट, हाँ पक्का? पक्का। अरे तुम बोलोगे गलत कैसे हो सकता है। नेक्स्ट, थर्ड, every interval is an infinite set।
but every infinite set need not be an interval. ये स्टेटमेंट सही है या इसमें कुछ गड़बड़ है? सृष्टि, क्या लगता है तुम्हें? सृष्टि, यस सर। क्या लगता है? विधि, क्या लगता है तुम्हें? सही लग रहा है सर। डिम्पी, सर ठीक है। अच्छा, सरफराज, Every interval is an infinite set. So sub intervals are infinite set. एवरी इंटरवल इज इनफाइनाइट सेट, सही है कि गलत है? सर हम तो सिंगल सब इंटरवल कैसे होगा सर? ऑलरेडी तो दो इंटरवल ऐसे मिले जो एक नाल सेट और एक सिंगलटन सेट मिले थे। बिल्कुल सही कहा तुमने। माइक ऑफ कर लो। मैंने आपको पहले ही कहा था कि चीजों को बारीकी से देखो। तुम बस ऐसे ही ऊपर से देख रहे हो, चीजों को सोचो थोड़ा उसके बारे में। एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट, जैसे ही मैंने ये बोला आपके दिमाग में 11 के 11 इंटरवल आ जाने चाहिए, और सभी इंटरवल को चेक करो क्या वो इनफाइनाइट है कि नहीं है। अगर आपने ऐसा किया होता तो आपको आंसर मिल जाता कि एवरी इंटरवल इज नॉट इनफाइनाइट सेट, लेकिन आपने सोचा ही नहीं। आपके दिमाग में क्या है पता है? सिर्फ ये 4 इंटरवल, क्योंकि आप इन चारों के अलावा किसी को इंटरवल मानते ही नहीं हो। आपके दिमाग में इंटरवल का मतलब ये 4, और ये सारे के सारे इनफाइनाइट है। मैंने समझाया, उसमें भी इनफाइनाइट, यही एग्जांपल लिया था मैंने। तो आपके दिमाग में बस यही चिपका हुआ है। तो जैसे ही एवरी इंटरवल बोला, इसका मतलब जितने मैंने 11 के 11 इंटरवल इसीलिए लिखे थे, देयर आर टोटल 11 इंटरवल्स। जब भी एवरी इंटरवल की बात करें 11 11 को उठा लाओ और फिर एक एक को चेक करो सही है कि गलत है। अब ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए लिखी है, इस स्टेटमेंट के अंदर मैं इन दोनों को ओमिट कर रहा हूं, सिंगलटन वाले को और इस 5 को ओमिट कर रहा हूं। इसको ओमिट कर दोगे तो फिर एवरी इंटरवल सेट इज इनफाइनाइट सेट, एवरी इंटरवल इज इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे दिक्कत ये है कि कोई कोई बुक ऐसी होती है, कोई कोई टेक्स्ट ऐसी है, और कोई कोई फैकल्टी प्रोफेसर ऐसे होते हैं कि इनको इंटरवल नहीं मानते, कुछ मानते हैं और कुछ नहीं मानते। इंटरवल की डेफिनेशन में कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया हुआ है कि ए और बी, ये हम यहाँ पे हम देते हैं, ये दोनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ऐसा दिया हुआ नहीं है। लेकिन कुछ कुछ लोग डेफिनेशन में लिख देते हैं कि अलग अलग होने चाहिए ऐसा। तो उस केस में क्या होता है? गड़बड़। तो इसलिए इन दोनों को मैं ओमिट कर रहा हूं। ये इंटरवल हम इनको एज ए इंटरवल मानते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं इनको ओमिट करके मैंने ये रिजल्ट दिया है आपको कि एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, 4th वन। मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूं, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है आपको और डीपली सोच के उसके बाद आंसर देना है। ऐसे आंसर मत देना, कोई भी आदत डालो सोचने की। A finite interval is also an infinite set, ठीक है। पता आपको, कोई भी फाइनाइट इंटरवल का मतलब है इंटरवल ऑफ लेंथ फाइनाइट, वो सारे के सारे क्या होंगे? इनफाइनाइट सेट होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट ऊपर वाले से लिखने की जरूरत नहीं थी, बट एक ये क्लैरिटी देनी यहाँ पे, फाइनाइट इंटरवल भी इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो फाइनाइट इनफाइनाइट दो एक साथ आ रहे हैं, इसलिए इसको अलग से लिखा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लास्ट वाला, मुझे ये जानना है कि एम्प्टी सेट की लेंथ क्या होती है। मानव, एम्प्टी सेट की लेंथ क्या होगी?
सर पता नहीं चल रहा है सर। पता नहीं चल रहा है। डिम्पी 0 0 लेंथ होगी, क्यों? सर एम्प्टी सेट तो वही होगा ना, जैसे अभी हमने देखा था कि ओपन इंटरवल A to A, हाँ तो फिर यहाँ पर 0 हो गया। हाँ, तो डेफिनेशन अप्लाई करो लेंथ की डेफिनेशन क्या? b माइनस ए, मतलब a माइनस ए, और a माइनस ए 0, तो इसकी लेंथ हो गई 0। सिमिलरली सिंगलटन सेट लेता हूं मैं, ये भी इंटरवल है। कौन सा इंटरवल? क्लोज इंटरवल, एक माइंड। इसकी लेंथ क्या होगी? ये भी सेम, a माइनस ए 0। ठीक है, सो फिफ्थ वाला क्या है आपका? लेंथ ऑफ empty set and singleton set is 0। स्पेलिंग देखना, जी के बाद ई आता है कि एल के बाद ई आता है, एक और देखना यहाँ पे। सिंगलटन सेट जी के बाद ही आता है शायद, पता नहीं, देख लेना इसको। लेंथ ऑफ एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट इज 0। ठीक है, नेक्स्ट है कनेक्टेड सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन, कनेक्टेड सेट क्या होगा? अ सबसेट S of R is said to be connected if whenever x comma y belongs to S and x is less than z less than y, then z belongs to S। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। हमने R का सबसेट लिया है S, ठीक है, और क्या है कि whenever x y belongs to S, कोई भी दो एलिमेंट लेते हो आप, ये मेरा मान लो S है पूरा का पूरा, ये पूरा S है, इसके अंदर मैं कोई भी दो एलिमेंट लेता हूं x और y, तो इस x y के बीच में अगर कोई भी एलिमेंट नजर आता है हमको, कोई भी एलिमेंट, तो वो एलिमेंट इस सेट S के अंदर होना चाहिए। मतलब S के अंदर कोई भी दो एलिमेंट है तो उनके बीच का कोई भी दो एलिमेंट ले लोगे, कोई भी एलिमेंट ले लो, वो उसके पूरे सेट में होना ही चाहिए इसमें। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसको कनेक्टेड। अगर मान लो x और y के बीच में एक ऐसा एलिमेंट है, लेट अस से z, वैसे तो x और y के बीच में लाई करता है लेकिन सेट S में नहीं है, मतलब S माइनस सिंगलटन z इस तरह का है, तो जो S होगा आपका S माइनस सिंगलटन z, तो फिर गड़बड़ होगी। इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूं मैं, एक मिनट। मान लो मैं सेट लेता हूं 1 2 1 by 2 क्लोज ओपन इंटरवल 1 by 1, 2 माइनस 1 by 2, ये है मेरा S। पूरे इंटरवल में से एक पॉइंट मैंने निकाल दिया, ये मेरा सेट S है, तो ये कनेक्टेड है। सॉरी सर, 1/2 वहां पर, अरे सॉरी, 3/2। हाँ तो मैंने 3/2 निकाल दिया यहां से, तो क्या ये कनेक्टेड होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां पे दो ऐसा पॉइंट मिलेंगे, उसके 3/2 उनके बीच में लाई करेगा, लेकिन ये 3/2 सेट में S में लाई नहीं करता। S क्या है? पूरा का पूरा ये S, इसको S बताना है, ये कनेक्टेड है। बीच में बेसिकली कहने का मतलब है कि होल नहीं होना चाहिए, कोई होल, कहीं पे भी होल हुआ ना तो कनेक्टेड नहीं होगा। यहाँ पे क्या आएगा, जैसे 1 2 लेते हो आप, तो 3/2 नंबर इसके बीच में ही है, तो इसको अगर हटा दोगे तो एक होल बन जाएगा। होल बन गया तो एक जगह से दूसरी जगह आप नहीं जा पाओगे, बिना पेन उठाए एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ,
ऐसा होना चाहिए, उस सेट को हम क्या कहेंगे कि वो आपका कनेक्टेड है, अदरवाइज कनेक्टेड नहीं है। अब यहां से समझ में आ गया ये हाँ या ना? यस Yes, और नो? sir. सर। यस सर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया है इसमें से, मैं निकाल के नहीं लाया, ढूंढता हूं, एक सेकंड रुको, मिल गया तो ठीक है। बड़ा ही बकवास सा क्वेश्चन है, बट करवा देंगे, दिख गया तो। एक सेकंड, हाँ ये रहा। ये पूछा गया था क्वेश्चन आपसे दिसंबर में, क्वेश्चन है ये। मैं यहाँ पे एक नोट लिखनी है मेरे को, बट वो मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि वो नोट लिख दूंगा ना तो फिर आपके लिए ये जो क्वेश्चन है वो ऑब्वियस हो जाएगा, और मैं इसको ऑब्वियस बनाना नहीं चाहता। मैं आपको क्वेश्चन देकर थोड़ा सा चाहता हूँ कि थोड़ा सोचो आप, और मैं जिससे पूछूंगा बस वही आंसर देगा। सिंपल बहुत है, इसलिए उछलना मत आंसर देने के लिए, ठीक है? और वो देने के बाद फिर यहाँ पे नोट लिख दूंगा मैं। सो क्वेश्चन कर देते हैं, आप लिख लेते हैं। हमने ये पूछा गया था क्वेश्चन, हाँ, CSIR नेट दिसंबर 2011, ठीक है? If x is f, let x be a connected subset, of real numbers if every element of x is irrational, then the cardinality of x is, वैसे तो ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछना चाहिए था मेरे को, कनेक्टेड की डेफिनेशन है इसलिए पूछ लिया, बाकी ये कार्डिनलिटी मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं है अभी तक, पर उसका कोई खास रोल नहीं है इसलिए चल जाएगा, अदरवाइज पूछने लायक नहीं है यहाँ पे। इनफाइनाइट, सेकंड, काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबल की बात पूछने वाला था, कोई नहीं। 3, 2 और 4, 1। आप लोग, कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट, एक्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है ये। और ये काउंटेबल इनफाइनाइट को भी आप इनफाइनाइट ही काउंट करो, ये भी इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट, ठीक है? अभी मैंने पढ़ाया नहीं है कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं इसकी डिटेल में मत जाओ, ये इसका आंसर भी नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछ लिया, कोई इश्यू नहीं है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ऑलवेज जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अंडरलाइन कर लो, अगर आप उनको मिस कर देते हो तो। क्या बोला गया है कि एक्स बी अ कनेक्टेड सबसेट, कनेक्टेड होना चाहिए, कनेक्टेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, आर का सेट ऑफ रियल नंबर्स मतलब आर, उसका सबसेट होना चाहिए, ठीक है? पहला इंपॉर्टेंट है कनेक्टेड, दूसरा इंपॉर्टेंट है रियल नंबर्स। फिर है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, फिर है एवरी, हर एक एलिमेंट की बात हो रही है, किसी एक की बात नहीं हो रही है। ये एवरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे एवरी बोला है, आपके दिमाग में एवरी नहीं रहता, आपके दिमाग में कोई एक देर एग्जिस्ट रह जाता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मानव ने कहा था 3 और 4 ले लिया उसने, एवरी वाला पढ़ा ही नहीं, छोड़ दिया, तो लोग एवरी वाले को छोड़ देते हैं, तो इसको अंडरलाइन करो। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स का हर एक एलिमेंट अगर इररेशनल है, अगर एक्स का हर एक एलिमेंट क्या है? इररेशनल, देन द कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज, तो एक्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे बताओ? रियल नंबर्स का सेट लिया आपने आर, उसका कोई सबसेट ले लिया एक्स, और ये एक्स क्या है? इसके अंदर सभी एलिमेंट क्या है? इररेशनल, हर एक एलिमेंट इररेशनल है, ऑल एलिमेंट्स आर इररेशनल नंबर। अब पूछा है कि एक्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे,
नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स। देवराज क्या लगता है? पता नहीं सर। पता नहीं, सोचने की भी ट्राई नहीं कर रहे हो, पता नहीं। 1। जय जैनिल यस सर। क्या लगता है? सर मेरे को 1 लग रहा है, क्योंकि 2 तो होगा तो फिर 2 एलिमेंट्स होंगे, तो दूसरा एलिमेंट का क्या, अगर एक तो हम कोई भी सपोज कर सकते हैं एवरी एलिमेंट में से। तो 2 एलिमेंट को रैशनल ले लो, क्या दिक्कत? 2 एलिमेंट रैशनल नहीं हो सकते क्या? यहाँ पे तो बोला ऑल एलिमेंट्स आर इरेशनल, क्या दिक्कत है उसमें? विधि सर इनफाइनाइट होगा, कैसे? क्योंकि सर एक्स में इरेशनल नंबर्स है और एक्स की कार्डिनलिटी पूछी है, तो वो तो सर इरेशनल नंबर तो बहुत सारे होंगे ना। अच्छा, डिम्पी सर 1। 1 होगा सर। ओके। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, आ रही है। 1। खुशबू, हाँ डिम्पी सुन लिया, मैं आर्गुमेंट नहीं पूछ रहा तुमसे, सुन लिया। लेकिन किससे पूछा? यशवी, यस सर। तुम रह जाती हो, तुम दिखाई नहीं देती, एकदम लास्ट में नाम होता है तुम्हारा। बताओ क्या लगता है तुम्हें? सर मे बी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा, क्यों? सर क्योंकि एवरी एलिमेंट बोला है तो कार्डिनलिटी ऑफ पूछा है, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट हो सकता है। अच्छा, आर्या सर 1 लगता है। क्यों? सर क्योंकि अगर कोई भी 2 इरेशनल नंबर्स मान लिए, लाइक √2 और √3, तो उन दोनों के बीच में कोई रैशनल नंबर तो पक्के से मिल जाएगा। हाँ तो वो फिर कनेक्टेड नहीं हो जाएगा, एक्स कनेक्टेड नहीं हो पाएगा, इसलिए एक ही एलिमेंट हो सकता है सिर्फ। वेरी गुड आर्या, वेरी गुड, बिल्कुल सही है ये। मैंने तुमको अंडरलाइन इसीलिए किया था कि तुम देख सको। मुझे पता है इसमें, बताओ नेट वालों को भी पता था, इसीलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। उन्होंने जैसे ही बोला कि x इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर जिसके अंदर हर एक एलिमेंट इररेशनल होना चाहिए, आपने क्या लिया? x इज इक्वल्स टू q कॉम्प्लीमेंट, सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर। आपके दिमाग में ये आ गया, और फिर बोला नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इसमें? इनफाइनाइट, तो इसका इनफाइनाइट आंसर। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग के दिमाग में यही आया था, और जब क्वेश्चन बना रहे थे वो, उनको पता था कि लोग यही करने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। बाकी इतना सिंपल क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं है। तुमने सब कुछ देखा, मैंने तुमको कहा एक एक चीज को नोट करो, पर तुम इस कनेक्टेड को भूल गए। जैसा कि आर्या ने बोला, बिल्कुल परफेक्ट बोला। अगर सेट ऑफ, इसने ऑल नहीं बोला है, इसमें ऐसा नहीं कहा गया कि एक्स के अंदर सारे इरेशनल नंबर है, ऐसा नहीं कहा है। सिर्फ इतना कहा है कि एक्स के अंदर जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज इररेशनल, जितने भी एलिमेंट होंगे वो इररेशनल होंगे। ये नहीं कहा है कि सारे, मतलब पूरा का पूरा सेट ऑफ इररेशनल नंबर ले लो, ऐसा नहीं। जितने भी होंगे वो इररेशनल होंगे। अब अगर तुम कोई भी 2 इरेशनल नंबर ले लेते हो इसके अंदर, सारे तो छोड़ो, कोई भी 2 नंबर ले लेते हो, √2 और √3, तो इन दोनों के बीच में इन्फिनिटली मेनी रैशनल और इरेशनल नंबर आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? और वो तुमने इस सेट में लिए ही नहीं, तो फिर कनेक्टेड कैसे रहेगा? होल बन जाएगा ना। मैंने कहा था होल नहीं बनना चाहिए। ये अगर मेरा √2 है, ये √3 है, अगर ये दोनों मेरे सेट के अंदर है लेकिन इसके बीच का कोई पॉइंट नहीं है, तो इसके बीच में लूप नहीं है, होल नहीं बन जाएगा वो, है कि नहीं? इसलिए
चलो ले लिया, जितने इरेशनल नंबर हैं इन दोनों के बीच में सारे के सारे ले लिए हमने। इसका मतलब क्या बोला हमने, √2 √3 इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, सारे के सारे इरेशनल नंबर ले लिए √2 और √3 के बीच के, इंक्लूडिंग √2 एंड √3। तो इसके बीच में जो रैशनल नंबर भी तो बहुत सारे आएंगे, इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर आएंगे, वो कहां गए, वो तो नहीं ले सकते आप सेट में, क्योंकि क्या बोला है कि सेट के अंदर क्या होने चाहिए, सारे सिर्फ इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर आप ले ही नहीं सकते हो। आप एक्स के अंदर रैशनल नंबर नहीं ले सकते, आपको √2 और √3 ये दो एलिमेंट लोगे तो इनके बीच के सारे एलिमेंट ले लो, इरेशनल नंबर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रैशनल नंबर नहीं ले पाओगे। तो जो जहां पे रैशनल नंबर नहीं है वहां पे होल बन गए, जब होल बन गया तो डिस्कनेक्ट हो तो गया आपका, फिर कनेक्टेड कैसे रहा, ये कनेक्टेड वाली चीज को तो आप लोगों ने छोड़ ही दिया। मैंने आपको कहा एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस होती है। सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, सो अब नोट लिख लेते हैं अपने, अ सबसेट ऑफ R इज कनेक्टेड if and only if it is an interval. है तो इंटरवल ही होगा फिक्स। तो कनेक्टेड सबसेट्स के बारे में बता दिया, कनेक्टेड सबसेट्स आर के क्या होते हैं, सिर्फ इंटरवल और कुछ नहीं। और यहाँ पे कनेक्टेड सबसेट की ही बात कर रहा है, आर का कनेक्टेड सबसेट। जैसे इसने इतना बोला कनेक्टेड सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो ये नोट जो मैं आपको देने वाला हूं दिया है, इससे आपको सीधा पता चल जाएगा कि जो एक्स है वो क्या होगा, ओनली इंटरवल, नथिंग एल्स। और फिर आपको बोला है एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, मतलब हमारे इंटरवल का हर एक एलिमेंट, एक्स जो हमारा इंटरवल उसका हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, इररेशनल। तो सीधा आप समझ जाओगे कि ऐसा कौन सा इंटरवल है जिसका हर एक एलिमेंट इररेशनल हो। भाई कोई भी इंटरवल लोगे उसमें रैशनल और इररेशनल दोनों ही आने वाले हैं। सिर्फ सिंगलटन अगर इंटरवल लेते हो
और उसमें जो एलिमेंट है उसको इरेशनल नंबर लोगे तो ही ऐसा पॉसिबल है कि उसके अंदर एक एलिमेंट आए, सिर्फ इरेशनल नंबर आए। अदरवाइज जितने भी आप इंटरवल लोगे सबके अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर आएंगे। तो ये नोट से ये आपका ऑब्वियस हो जाएगा, ठीक है। सो इसके अंदर कितने हमारा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कल हम मिलेंगे, 2 मिनट रुको।